As the indices are constructed mostly from deliberate samples, chances of error creeping in cannot be always avoided. Because whenever we are calculating index numbers, so we are taking few samples, मतलब है बहुत सारे commodities अपने पास, but we are taking for a limitation, we are taking only the 5 or 6 commodities in consideration. So basically अगर हम लोग ने सब इंक्लूड नहीं किया तो डेफिनेटली देयर में भी चांसेस कि जो वैल्यूज मिलेगी वो तो सिर्फ 5 सैंपल पे ही बेस्ड मिलेगी, तो इट विल नॉट बी सो एक्यूरेट, तो एरर होने के चांसेस तो डेफिनेटली है. Since index number are since index number are based on some selected items, they simply depict the broad trend and not the real picture. तो बट तुम्हें बस एक ट्रेंडिंग वैल्यूज मिल जाएगी, यस दिस इज माय इंडेक्स नंबर, ठीक है, बट दिस इज नॉट द रियल बिकॉज मैंने हर एक कम्युनिटीज को इंक्लूड नहीं किया, सो दिस विल नॉट टेल यू द रियल पिक्चर. देन थर्ड, since many methods are employed for constructing index number, so far we have different method for calculating index number and all gives different result, the result gives different values and this at times create confusion. So definitely मेरे पास index number निकालने के लिए for the same sample we have different formulae, चाहे वो weighted रहे या simple रहे, weighted में भी so many formulae, last year past tense and everything, but all are having the different answer. तो अब इसमें से कौन सा आंसर एक्यूरेट है, किसको लेके चले, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि एवरीवन इज हैविंग गिविंग द डिफरेंट आंसर. अगर फॉर्मेट अलग अलग है, अगर सब सेम आंसर देते तो ये ठीक था कि चलो ठीक है पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है एंड दिस इज माय इंडेक्स नंबर, बट ऑल फॉर्मे फॉर द सेम डेटा फॉर द सेम सैंपल गिव्स द डिफरेंट आंसर, स्लाइटली अबव बिलो जो भी रहेगा वैल्यूज, लेकिन फिर भी चेंजेस तो है ना. तो इसका मतलब हम लोग किसी एक फॉर्मे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मतलब कौन सा आंसर फिर हम लोग लेके फिर आगे कंटिन्यू करें, दिस क्रिएट कंफ्यूजन. सो दीज आर द 3 लिमिटेशन, बट इंस्टेड लिमिटेशन के बाद इसके कुछ यूजफुलनेस भी है. इन स्पाइट ऑफ लिमिटेशन इंडेक्स नंबर एज यूजफुल इन फॉलोइंग एरिया. सबसे पहला, framing suitable policies in economics and business. They provide guideline to make decision in measuring intelligence, quotient, research and etc. ठीक है, मतलब फिर भी विथ इन स्पाइट ऑफ सो मेनी वी आर नॉट टेकिंग ऑल सैंपल्स एट अ टाइम, बट ठीक है कैलकुलेशन के लिए मैंने कुछ सैंपल लिया एंड बेस्ड ऑन दिस सैंपल्स आई कैन प्रेडिक्ट और आई कैन फ्रेम कि मुझे आगे का फिर कैलकुलेशन कैसे करना है. ठीक है. Second, they reveal trends and tendency in making important conclusion in cyclic forces, irregular forces. साइक्लिक मतलब जो पैरेलली मतलब पैटर्न में चल रहा है, जैसे कि साइक्लिक में देखा जाए तुम्हारे पास एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा, तुमने पढ़ा भी रहेगा साइक्लिक वेरिएशन. साइक्लिक वेरिएशन मतलब जहां पे जो ट्रेंडिंग है, जैसे तुम्हारे पास कम्युनिटी तुम शॉप पे अगर कुछ भर रहे हो, तो सपोज इट इज द व्हाट वी कैन से द सेलिंग ऑफ अम्ब्रेला, सेलिंग ऑफ अम्ब्रेला, तो रेनी सीजन में इसका जो साइकिल रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब डेफिनेटली मतलब कि यस इन दैट सीजन इन दैट पीरियड विल हैव टू वी आर सेलिंग मोर आइटम ऑफ अम्ब्रेला, तो डेफिनेटली उसमें मैं एज अ शॉपकीपर ज्यादा अम्ब्रेलास को खरीदूंगा. बट स्टिल देर आर फ्यू सेल्स इन समर में भी होगा, लोग गर्मी से बचने के लिए भी अम्ब्रेला लेते हैं, बट वहां पे जो प्रेडिक्शन रहेगा वहां पे मतलब मुझे कितने ऑर्डर करने चाहिए ताकि मुझे ज्यादा नुकसान भी ना हो एज अ शॉपकीपर, कि मतलब मुझे पता कि ये ट्रेंडिंग में इतना होना चाहिए हर महीने, मतलब 150-200 सेल्स हो रहा है, तो इसके हिसाब से मैं ऑर्डर करूंगा बेसिकली. ठीक है, तो मतलब इट विल गिव यू एक एक आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट डेटा रिकॉर्ड, उनका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके. देर इंपॉर्टेंट इन फॉरकास्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी. फ्यूचर के लिए डेफिनेटली अपने को पास्ट पता होना चाहिए, तो पास्ट पता रहेगा उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन करेंगे एंड देन वी कैन फोरकास्ट मतलब आगे क्या होने वाला है. दे आर यूज्ड इन टाइम सीरीज एनालिसिस टू स्टडी लॉन्ग टर्म ट्रेंड. टाइम सीरीज एनालिसिस मतलब तुम्हारे पास कोई भी एक चीज, जैसे कि अभी समझो कि मैंने राइस लिया, या मैं कमोडिटी पे ज्यादा बेस कर, बिकॉज ये सब इसी से रिलेटेड ज्यादा यूज होते हैं. वैसे ये कहीं भी यूज कर, तुम स्टॉक मार्केट में भी यूज कर सकते हो. एक पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइसेस है डिफरेंट 2003 से लेकर 2021 के बीच में कैसे कैसे चेंजेस हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ, उस समय वैल्यू जो थी आज का डबल या ट्रिपल हो गई, कितना इंडेक्स नंबर चेंज हुआ और आने वाले 10 साल में क्या चेंजेस होगा, दैट वी कैन एनालाइज. एक सेकेंड.
सो इफ वी नो कि तुम्हारे पास पास्ट टाइम सीरीज डेटा मतलब डिफरेंट टाइम्स, मतलब 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, मतलब से 7-8 ईयर्स का डेटा रिकॉर्ड है तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर थिंग्स का, हाउ इट इज चेंजिंग, और आने वाले 5 साल में क्या चेंजेस होगा, व्हाट विल बी द चेंजेस, व्हाट विल बी द वेरिएशन, दैट वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूचर फॉरकास्टिंग। ठीक है, index numbers are very useful in deflating, that is they are used to adjust the original data for the price changes and thus transform nominal wages into real wages। देखो यहाँ पे जो डिफ्लेशन दिया, डिफ्लेटिंग वैल्यू, ये भी जस्ट इसके बाद के पॉइंट में एक्सप्लेन करने वाला, यहाँ पे आगे दिया हुआ डिफ्लेटिंग, तो वहां पे इन डिटेल्स हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इंडेक्स नंबर आर वेरी यूजफुल इन डिफ्लेटिंग, दैट इज they are used to adjust the original data for the price changes and thus transform nominal wages into real wages। अब ये real wages क्या होता है, nominal wages क्या होता है, मैं just इसके बाद वाले आर्टिकल में एक्सप्लेन करूंगा। And cost of living index number measure changes in the cost of living over a given period। तो एक cost of living index number है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर वी रिप्रेजेंट एज CLI, और इसका फॉर्मूला होता है CLI का कॉस्ट है, इट इज समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W। I represent the index number, I represent the index number for particular weight and W represent the weight। जैसे बेसिकली मेरे पास कुछ चीजें दी है, जैसे कि कमोडिटी A B C D, और ये कॉस्ट मतलब बेसिकली इट इज रिलेटेड विद हाउ वी आर लिविंग, लिविंग के लिए जो कॉस्ट चाहिए, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ मेरा हाउस रेंट है, जैसे मेरा ग्रोसरी का पूरा खर्चा है, देन मेरा स्टडी मटेरियल का पूरा खर्चा है एंड एवरीथिंग। तो जो उसका वेट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे इतने इतने वेट्स चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे उनका इंडेक्स नंबर, मतलब पास्ट ईयर से आज के ईयर में कितना वैल्यू में चेंजेस हुआ है। ठीक है, सो अगर मुझे निकालना है इसका CLI, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो फॉर्मूला क्या है, I इंटू W, मतलब ये तुम्हारा I है और ये वेट तुम्हारा W है, तो I इंटू W, सबको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड डिवाइड बाय कितना टोटल वेट था एक्चुअल। तो CLI का फॉर्मूला आ जाएगा समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ, तुम्हारे पास लिविंग के लिए जो भी कमोडिटी तुम्हें रिक्वायर है, जैसे मैंने बताया A B C D, और यहाँ पे मेरे पास उनके इंडेक्स नंबर दिए हुए और उनके वेट दिए हुए। इंडेक्स नंबर से फ्यू वैल्यूज मैंने ले लिया, पास्ट ईयर से आज की ईयर में कितना चेंजेस हुआ है, जैसे पास्ट ईयर में अगर वैल्यूज 20 थी, इस ईयर में उसकी वैल्यू 22 हो गई, तो कितना इंडेक्स नंबर रहेगा, करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस इंटू 100, दैट इज 22 अपॉन 22 इंटू 100। तो 0 0 कैंसिल, 2 11 मतलब 110, तो मतलब इस ईयर में उसका इंडेक्स नंबर 110 है। तो वैसे हर एक का मैंने इंडेक्स नंबर लिख दिया। W विच रिप्रेजेंट द वेट, तो हर एक का वेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यू विल हैव टू मेक वन मोर कॉलम टू कैलकुलेट CLI, इट इज IW। तो तुम्हारे पास IW मींस I और W का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आएगी वो लिखना है। IW और W ये तुम्हें दो एडिशन चाहिए, तो IW अपॉन W को अगर डिवाइड कर देंगे यू विल गेट CLI, तो दैट विल गिव यू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। समझो एक आंसर में अप्रोक्स ले रहा हूँ कि 150 है। ठीक है, ये मेरा इस साल का मतलब 2021 का मेरा इंडेक्स नंबर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 150। ये तो ये मुझे एक एवरेज बताता है कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के लिए मैंने पर्टिकुलर वैल्यू ले ली 150। बट नेक्स्ट ईयर मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर अभी 150 होगा। मैंने कुछ कैलकुलेशन किया, रेट इंक्रीज हुआ, कुछ डिक्रीज हुआ, और मुझे 150 सॉरी 200, 150 तो अभी है, नाउ इट इज 200, तो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ गया। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ गया मतलब बेसिकली हो सकता है कि जो वैल्यूज है हर एक का एवरेज वैल्यूज है, जो भी मैंने इंडेक्स नंबर लिया, हो सकता है वो इंक्रीज हुआ हो, या तो जो मेरा वेट है उसको मैंने इंक्रीज किया हो, तो उसकी वजह से मेरा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो बढ़ गया। तो मतलब बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स विल टेल यू कि तुम्हें कितना एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए टू लिव फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर ईयर, जो भी तुम कैलकुलेट कर रहे हो। सो दैट गिव्स यू द इंडेक्स नंबर।
तो अगर आज मेरा 150, या समझो कि मेरी इनकम 500 है, सॉरी ज्यादा ही कम हो गया, 50,000 है मंथली, और मेरा ये 150 मेरा क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है। समझो किसी का इनकम 1 लाख है, ठीक है, और उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी 150 है, ठीक है, दोनों का 150 है। तो दोनों का 150 मतलब दोनों अप्रोक्सीमेट, अगर 1 लाख है तो इसका मतलब जो वो पूरा जो अपने स्टैंडर्ड रहने के लिए, मतलब अभी इसमें जो 5 है जो मैंने इंक्लूड किया है, उसके हिसाब से मैं अपनी 50,000 इनकम में मैं अपने जो भी 150 है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 30,000 खर्च कर रहा हूँ, तो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग 150 है। तो 1 लाख के हिसाब से अगर उसका 150, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी 30,000 ही खर्च करेगा, इट इज द प्रपोर्शनेट ऑफ दैट अमाउंट। तो 150 मेरा जो 50,000 था उसके अप्रोक्सीमेट जो 150 मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था, तो मेरा 30,000 खर्चा इन सब पे हो रहा था। तो जो बंदा 1 लाख है, जो बंदा 1 लाख है, तो उसके हिसाब से अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अगर 150 है, तो जो भी कमोडिटीज उसकी है, तो उसके हिसाब से वो उस पर जो खर्चा कर रहा है वो 1 लाख का जो भी 150 रहेगा, मतलब बेसिकली जो यहाँ पे 30,000 अप्रोक्सीमेट था, वहां पे वो समझो कि 60,000 खर्चा कर रहा है टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू मेंटेन दी सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब 50,000 मेरे लिए अप्रोक्सीमेटली 30,000 है, 1 लाख अप्रोक्सीमेटली 6,000 खर्चा कर रहा है, इसका मतलब अभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम ही है, ठीक है। इट इज विथ रिस्पेक्ट टू दी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अगर इंक्रीज होगा मतलब खर्चा फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा, खर्चा फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। या और आगे आएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, फिर से आगे आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का समेशन ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू, दैट विल टेल यू द लिविंग इंडेक्स, मतलब तुम्हारे जो लिविंग इंडेक्स का जो कॉस्ट है एक पर्टिकुलर वैल्यू से तुम्हें वो मेजर करेगा, ठीक है। अगर एक ही टाइम जोन में समझो कि 2021 में 3 बंदे हैं, एक का कॉस्ट ऑफ लिविंग 100 है, एक का कॉस्ट ऑफ लिविंग 120 और एक का कॉस्ट ऑफ लिविंग 150 है। इसका मतलब ये है, फॉर द सेम कमोडिटी, फॉर द सेम कमोडिटी जो बंदा ए है उसका लिविंग इंडेक्स कम है, मतलब बेसिकली उसके खर्चे कम है डिपेंडिंग अपॉन हिज इनकम। 120 मतलब उसका स्टैंडर्ड 100 वाले से थोड़ा सा अबव है, मतलब वो जो खर्चा कर रहा है थोड़ा ज्यादा कर रहा है। और जो 150 है उसका जो स्टैंडर्ड है, मतलब पैसे अपने हाउस रेंट पे करना या अपने जिमिंग में पे करना या जो भी है बाहर से स्नैक्स और ये सब जो भी जंक फूड के लिए खर्च करना, उसका 150। इसका मतलब वो जो खर्चा कर रहा है अपने बाकी कमोडिटीज पे वो इन दोनों के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा कर रहा है बेसिकली, ठीक है। सो दैट टेल यू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। सो वी कैन हैव वन पैरामीटर, तो वन पैरामीटर से आई कैन इजिली डिटरमाइन कि कौन किस पे ज्यादा खर्च कर रहा है। जिसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कम है मतलब उसका जो टोटल खर्चा है लाइफ का, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग, लिविंग का जो खर्चा है वो कम है, और जिसका उससे ज्यादा है दैट इज 150, उसका मतलब उसके लिविंग का जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। तो इट इज जस्ट अ न्यूमरल वैल्यू दैट विल मेजर्स द लिविंग का कॉस्ट कितना है, दैट्स इट, ठीक है। अब यहां पे आता है डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज, डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज। देखो डिफ्लेटिंग मतलब बेसिकली हम लोग क्या करें, उसकी वैल्यूज को कम कर रहे हैं, क्या करें उसकी वैल्यूज को कम कर रहे हैं, बट कम कैसे कर रहे हैं, जैसे डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे बेसिकली कंपनी मैंने ज्वाइन की 2000 में, ठीक है। 2015 में मेरी इनकम है 10,000, ठीक है। 2016 में आई वांट टू कैलकुलेट माय इनकम कितना रहेगा, ठीक है। इस समय मेरा जो इंडेक्स नंबर है वो 180 है, क्या है इंडेक्स नंबर कितना, मतलब मेरा जो लिविंग इंडेक्स नंबर है वो 180 है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली बढ़ जाएगा क्योंकि खर्चे तो बढ़ेंगे ही ना, मतलब हर एक प्राइस तो फिक्स नहीं रहेगा, जो भी अगर मैं उतना भी कमोडिटी यूज करूंगा जितना मैं 2015 में भी यूज करता हूँ, लेकिन प्राइसेस बढ़ने की वजह से मेरा जो इंडेक्स नंबर है लिविंग इंडेक्स नंबर वो इंक्रीज हो जाएगा, समझो ये नाउ इट इज 200। तो मेरा इनकम क्या होना चाहिए, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, नॉर्मली वी कैन यूज दैट यूनिटरी मेथड और वी कैन कैलकुलेट और आंसर भी सेम ही आएगा, बट एक्चुअल वे क्या होता है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो होता है इसको बोलते हैं नॉमिनल इनकम। तो नॉमिनल इनकम वो होता है, नॉमिनल इनकम तो है कि पर्टिकुलर ईयर में तुम्हारी इनकम क्या है, दैट इज कॉल्ड इज नॉमिनल इनकम। यू कैन से अगर वेजेस हो तो नॉमिनल वेजेस, और उस समय का मेरा जो लिविंग इंडेक्स नंबर 180 है।
अगर इंडेक्स नंबर 100 होता, एग्जैक्टली 100, दैट इज मेरा स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है, क्योंकि हमेशा जो स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन रहता है उसका इंडेक्स नंबर 100 लेते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड पॉइंट। अगर इंडेक्स नंबर 100 रहेगा तो उस समय उसका या जो भी बंदा है उसका इनकम क्या रहेगा, और उस इनकम को बोलते हैं रियल इनकम। व्हाट यू कॉल्ड इज रियल इनकम। तो रियल इनकम ये नहीं कि मतलब वो रियल है इसलिए, रियल इनकम इसलिए है क्योंकि वो स्टैंडर्ड पॉइंट है, क्योंकि उस मोमेंट पे उसका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, 100। द इंडेक्स नंबर इज 100। तो ये जो तुम्हारा 2015 में जो इनकम 10,000 है, फिर इंक्रीज होगा 200 पे कुछ और इनकम होगा, फिर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वॉट, ये सब उसकी नॉमिनल इनकम है फॉर दैट ईयर। बट इफ समवन आस्क यू कैलकुलेट द रियल इनकम, तो रियल इनकम ये होता है कि जब इंडेक्स नंबर 100 है, मतलब कंपनी जब स्टार्ट है, समझो उस समय मेरा इंडेक्स नंबर 100 रहेगा, फिर धीरे धीरे उस पॉइंट से कंपेयर करना मैं स्टार्ट करूंगा जिस ईयर भी मैंने ज्वाइन किया है। तो उस मोमेंट पे मेरी जो भी इनकम रहेगी, दैट इज माई रियल इनकम, दैट इज माई रियल इनकम, द इनिशियल सैलरी इज माई रियल इनकम। तो होता है क्या, बेसिकली जो रियल इनकम होता है वो फिक्स होता है, मतलब हर साल रियल इनकम ही रहता है। वो जो इंक्रीज होता है ना, वो तुम्हारा बेसिकली परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, मतलब वो रियल इनकम में ऐड होकर तुम्हारा ग्रॉस इनकम बनता है फिर। मतलब जो 10,000 है वो 10,000 मतलब तुम्हारी इनकम कैसे हुई, वो 8,000 में उतना इंक्रीमेंट हुआ है। तो जो इंक्रीमेंट हुआ है वो तुम्हारा ऐड होकर 10,000 हुआ, बट इस समय जो किसमें ऐड हुआ, दैट इज कॉल्ड एज रियल इनकम। सो आई वांट टू कैलकुलेट व्हाट विल बी माय रियल इनकम, बिकॉज रियल इनकम में जब ऐड होते गए तब जाके 10,000 मेरा इनकम बना है, दैट इज माय नॉमिनल इनकम। फिर कुछ और मच ऐड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए एंड दैट इज माय अगेन नॉमिनल इनकम। बट जो ऐड हो रहा है किस में ऐड हो रहा है, रियल इनकम में। सो आई वांट टू कैलकुलेट रियल इनकम कितना रहेगा। तो रियल इनकम निकालने के लिए याद रखो उस समय उसका इंडेक्स नंबर कितना होता है, 100। एंड बहुत इजी वे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको मान लो x, तो ये इस समय 100 रहेगा, और ये समझो कि 10,000 दैट इज योर नॉमिनल इनकम, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, और ये उस समय का इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो अगर तुम्हें x की वैल्यू निकालनी तो x का फॉर्मूला क्या रहेगा, नॉमिनल इनकम मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय जो भी इंडेक्स नंबर रहेगा फॉर दैट ईयर। तो ये मेरा हुआ x, एंड x रिप्रेजेंट द रियल इनकम। तो रियल इनकम का फॉर्मूला क्या है, जो भी इनकम रहेगा वो इंटू 100 फिक्स है अपॉन इंडेक्स नंबर फॉर दैट ईयर, एंड दिस इज द फॉर्मूला। इंटू 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे लिखा है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा है करंट वैल्यू जो भी रहेगी, मतलब जो भी नॉमिनल इनकम रहेगा, इंडेक्स ऑफ दैट करंट ईयर जो भी वैल्यू रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, एंड दैट विल गिव यू द डिफ्लेटेड वैल्यू, दैट विल गिव यू द डिफ्लेटेड वैल्यू। और डिफ्लेटेड वैल्यू ऑलवेज रेफर्ड एज रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, क्योंकि उस समय उसका इंडेक्स नंबर 100 रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, x इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम मतलब इनकम फॉर दैट ईयर अपॉन इंडेक्स नंबर फॉर दैट ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल गिव यू द रियल इनकम। तो जैसे अगर मैं इस केस में निकालू तो मेरा रियल इनकम कितना रहेगा, मेरा नॉमिनल इनकम कितना है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 फिक्स है, इंडेक्स नंबर फॉर दैट ईयर कितना है 180। चलो कैलकुलेट करते हैं वैल्यू कितनी आएगी, एक दो तीन चार डिवाइड बाय 180, इट इज 5555.55, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आई 5555.55। इसका मतलब मेरा जो रियल इनकम है जब कंपनी मैंने ज्वाइन की उस समय मेरा इंडेक्स नंबर का 100 स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ मैं, तो माई इनकम इज 5555.55, ये मेरा इनकम है। तो जो मेरा 2015 में मेरा जो इनकम 10,000 है, इसका मतलब ये है कि मैंने इसमें कितना और ऐड किया, अप्रॉक्स 4,400 कुछ ऐड हुआ है। तो दैट इज माई इंक्रीमेंट थ्रू आउट द पीरियड, तो वो इंक्रीमेंट ऐड होके मेरा 10,000 हुआ। अब मुझे नेक्स्ट डे का निकालना है कि इस ईयर मेरा कितना रहेगा, इस ईयर मेरा कितना रहेगा, तो फिर से रियल इनकम से ही कंपेयर करो। अगर रियल इनकम इतना है और इंडेक्स नंबर इतना हुआ, तो जब उस ईयर में अगर इंडेक्स नंबर 200 है तो तुम्हारी इनकम क्या रहनी चाहिए कि अप्रोक्सीमेट कंपनी कितना तुम्हें पे करना चाहिए। तो 100 से 200 अगेन विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जिस ईयर का निकालना है वो, और रियल इनकम अगर तुम्हें दिया है बस यूनिटरी मेथड सॉल्व कर दो। तो 5555.55 यहाँ पे 100 x होना चाहिए और ये 200, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x के लिए क्या मिलेगी इंटू 200 डिवाइड बाय 100, दो जीरो कैंसिल, तो इसका जो भी है इंटू 2 कर देंगे, तो मतलब 11
111 पॉइंट, मतलब उस समय मेरी इनकम लगभग 11,100 होनी चाहिए। अगर और इंडेक्स नंबर इंक्रीज हुआ रहेगा तो फिर नेक्स्ट डे के लिए फिर से निकालने के लिए फिर से इसी से ही कंपेयर करेंगे, एवरी टाइम विल कंपेयर विद रियल इनकम। तो रियल इनकम से उतना चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो रियल इनकम विल टेल यू कि द स्टार्ट में तुम्हारा कितना इनकम था, दैट इज कॉल्ड एज रियल इनकम। एंड दिस इज डिफ्लेटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वैल्यू कम हो जाएगी ना। आज वैल्यू इतनी है लेकिन जब तुमने स्टार्ट किया वो तो उस समय कम ही रहेगा ना, उसके बाद ही तो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेटिंग वैल्यू। और फॉर्मे याद देखो, अगर तुम्हें फॉर्मे से करना तो डायरेक्टली फॉर्मे भी तुम यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें रियल इनकम निकालना है तो तुम्हें जिस ईयर का नॉमिनल तो दिया रहेगा, रियल निकालने के लिए नॉमिनल, तो नॉमिनल डिवाइड बाय द करंट दैट ईयर इंडेक्स नंबर और 100 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। चलो यहाँ पे इस सिनारियो में देख लेते क्या है। 1970 में 113.1 मेरा इंडेक्स नंबर था, होलसेल इंडेक्स नंबर, और उस समय प्राइस थी 7499। मुझे निकालना है कि इसका रियल वैल्यू कितना रहेगा। रियल मतलब अगर वो 100 रहता तो कितना रहता। तो लेट्स डू इट ओवर हियर। तो अगर मुझे निकालना है कि फर्स्ट ये जो वैल्यूज आई है, अगर ये वैल्यूज निकालना है कि 1970 में इतना है तो उसका रियल कितना रहेगा। तो अगर मुझे रियल इनकम निकालना रहा तो रियल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, 7499, उस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना 113.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो फिक्स ही करना है। तो लेट्स डू इट। इट इज 7499 डिवाइड बाय 113.1 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, 6630.41, अप्रोक्सीमेटली 6630। कितना आंसर है मेरा, 6630। मतलब 1970 में इंडेक्स नंबर मेरा इतना था और उस समय का प्राइस इतना था, तो उसका जो रियल वैल्यू था वो कितना है, 6630। 1971 में इंडेक्स नंबर बढ़ गया और उसकी प्राइस भी बढ़ गई, ठीक है। फिर से अगर निकालेंगे उसका रियल ग्रॉस कितना है तो 6823, दैट इज कॉल्ड एज रियल वैल्यू, रियल इनकम। 1972 में 121.2 था, उस समय उसका करंट प्राइस जो भी है उसका रियल वैल्यू कितना है, 7143, ठीक है। तो इससे अपने को और एक चीज पता चलती है। बेसिकली सपोज मेरे पास कोई भी प्राइस है, तो 1970 में समझो कि 7499 है, फिर 1971 में इतना है, 1972 में इतना 19, तो उसका जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग उसको अगर कंपेयर करना है कि कितना चेंजेस हो रहा है ओवर द पीरियड, कितना, तो हम लोग हमेशा उसका रियल जीएनपी निकालते हैं, रियल जीएनपी। तो रियल जी मतलब बेसिकली 1970 में अगर मैं सिर्फ इन दोनों को ही कंपेयर करूं तो जो डिफरेंस रहेगा, अगर तुम बोलेंगे सर इतना इंक्रीज हुआ है, तो फिर वो अकाउंट नहीं ले सकते, बिकॉज दोनों केस में इंडेक्स नंबर सेम थोड़ी ना है। अगर इधर भी इंडेक्स नंबर वही होता और नीचे भी इंडेक्स नंबर वही होता तो आई कैन से यस प्राइस में इतना चेंजेस हुआ एंड दैट इज माय रियल आंसर। बट क्या हो रहा है, इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है, मतलब बेसिकली प्राइजेस बढ़ रहे हैं। तो कंपेयर करने के लिए तुम्हें एक रियल वैल्यू पे जाना पड़ेगा। तो रियल वैल्यू पे जाने के लिए मतलब बेसिकली हर एक वैल्यू को रियल वैल्यू में कंपेयर करो एंड चेक करो कि फिर उसमें क्या चेंजेस हो रहा है, तो उतना एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस हुआ रहेगा फिर, ठीक है। डायरेक्टली अगर तुम कंपेयर करोगे कि इतना इंक्रीज हुआ है 2 साल में, तो ये अकाउंट सिर्फ एक ही पैरामीटर को लेके नहीं चल सकते प्राइस को, तुम्हें उसका इंडेक्स नंबर भी लेना पड़ेगा कि मतलब उस समय इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, उसके हिसाब से प्राइस में जो चेंजेस हुआ है, जो भी प्राइस में चेंजेस हुआ है उसको उनके रियल वैल्यू में जाकर चेक करेंगे एक्चुअल कितना चेंजेस हुआ। दैट इज द मीन कि मतलब यस एक्चुअल देखा जाए तो इतना ही चेंजेस हुआ, अगर मैं उस ईयर के इंडेक्स नंबर को भी कंसिडर करूं तो, ठीक है। इज दैट क्लियर अबाउट दैट डिफ्लेटेड वैल्यू। हमेशा कंपेयर करने के लिए हमेशा हम लोग उसके उस पीरियड को उसके रियल पीरियड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, रियल पीरियड मतलब रियल जीएनपी से, और फिर कंपेयर करते हैं कि कितना चेंजेस हुआ। अगर देखा जाए यहाँ पे जो चेंजेस हुआ 9 - 5, बेसिकली वैल्यू डिक्रीज हुई, 9 - 5 4, 9 - 3, सॉरी इंक्रीज हुआ 7935, 15 - 6 करेंगे 6, 12 - 9 करेंगे 3, 8 - 4 करेंगे 4। तो देखा जाए तो 436 इंक्रीज हुआ है, सपोज 436 इंक्रीज हुआ है, नॉट कंसिडरिंग द इंडेक्स नंबर। अगर इंडेक्स नंबर को कंसिडर करके दोनों को अगर स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपेरिजन में देखा जाए तो जो एक्चुअल चेंजेस हुआ वो कितना हुआ, 3, 12 - 3 9, 7 - 6 1। तो एक्चुअल जो चेंजेस हुआ 193 रुपीज का ही हुआ, या 193 जो भी फिगर रहेगा, 1000 जो भी रहेगा, ठीक है। ये चेंजेस कंसिडरिंग, नॉट कंसिडरिंग द इंडेक्स नंबर। अगर इंडेक्स नंबर कंसिडर कर रहे हो, इन्फ्लेशन को काउंट कर रहे हो, तो जो एक्चुअल चेंजेस हुआ वो प्रॉफिट 193 हुआ। सो इज दैट क्लियर।
Is anyone having doubt? Can ask me. No. आज शिफ्टिंग पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर। ठीक है, सो बेस ईयर को अगर तुम्हें शिफ्ट करना है तो बहुत इजी है। बेसिकली छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। तो शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर अपॉन द प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड इनटू 100। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, वी हैव ईयर एंड वी हैव ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर, ये ओरिजिनल है। तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ, 1980 से लेके 1985, बस इतनी वैल्यू सफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास देखा है इंडेक्स नंबर 100 किस पॉइंट का दिया, 1980, डेफिनेटली द स्टार्ट पॉइंट यही तो है। एंड दिस इज माय स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, जिसका इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है। ठीक है, बट मैंने बोला कि मुझे 1980 मेरा बेस ईयर नहीं चाहिए, मुझे शिफ्ट करना है और आई वांट टू मेक 1983 एज माय बेस ईयर। डेफिनेटली अगर 1983 को बनाओगे तो बेसिकली ये जो इंडेक्स नंबर है सब चेंज होगा ना, क्योंकि रूल ये है कि जो भी तुम्हारा बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स नंबर हमेशा 100 कंसिडर करते हैं बेस ईयर। तो 1983 का 100 थोड़ी ना, इट इज 107। तो आई वांट टू मेक इट 100 देन, बिकॉज आई एम चेंजिंग, दिस इज माय न्यू बेस। सो हियर वी आर शिफ्टिंग द बेस, न्यू बेस वेयर वी हैव टू शिफ्ट। तो यहाँ पे मैं भी सबका इंडेक्स नंबर चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एज शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स नंबर। नाउ इट विल बी द न्यू इंडेक्स नंबर, सब प्राइस इंडेक्स नंबर विल गेट शिफ्ट। क्यों शिफ्ट हुआ? बिकॉज मैंने बेस को शिफ्ट कर दिया, मेरा बेस अभी 1983 इज माय न्यू बेस, दिस इज माय न्यू बेस। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर, जिस ईयर का प्राइस इंडेक्स नंबर है वो लिखेंगे ऊपर, प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड, किस में शिफ्ट करना, 1983 को। तो मतलब ये जो नीचे 107 सब क्या आएगा, 107 मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही करना है, ये फर्स्ट का हुआ। सेकंड का निकालना रहेगा तो 104 5.04, पॉसिबल ही नहीं है, फिर से करो, 104 डिवाइड बाय 107 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर से जो आंसर आएगा वो लिखना है। तीसरे का लिखेंगे 106 डिवाइड बाय 107 इंटू 100। चौथे का जो 107 डिवाइड बाय 107 इंटू 100, तो ऑटोमेटिकली 100 ही आ जाएगा। और डेफिनेटली जो तुमने बेस शिफ्ट किया वो तो 100 होना ही चाहिए, 93.45। तो पहले का आंसर है 93.45। देखो अभी सब चेंज होगा, अब ऊपर की वैल्यू सब इससे 100 से लेस रहेगी और नीचे की वैल्यू 100 से इंक्रीज होगी। तो 110 डिवाइड बाय 107 इंटू, और लास्ट में 112 डिवाइड बाय 107 इंटू। तो दिस इज माय व्हाट वी हैव द इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे मैं एक बार कैलकुलेट करके लिख दे रहा हूँ सब वैल्यूज, 106 104 00 डिवाइड बाय 107 विच इज 9। तो नीचे का जो 107 फिक्स रहेगा, वो चेंज है क्योंकि वही बेस है, मतलब वो जिसपे शिफ्ट हो वो हमेशा नीचे रहेगा सेम। फिर 106 डिवाइड बाय 107 विच इज 99.06, फिर ये 100, फिर 110 102 and 112 00 divided by 107 104। so this is my answer। तो देखो हर एक प्राइस इंडेक्स नंबर तुम्हारा चेंज हो गया। इट इज नॉट कि 1983, अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास एग्जाम में आ गया मेक 1981 एज माय बेस, तो जो भी वैल्यू रहेगी ओरिजिनल को हमेशा 104 से डिवाइड करते रहो, ओरिजिनल को 104 से डिवाइड करते रहो एंड मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी योर आंसर। तो पहले का क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 104 इंटू 100, दूसरे का 104 अपॉन 104 इंटू 100, 106 अपॉन 104 इंटू 100 एंड सो ऑन। तो दिस इज व्हाट वी हैव शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स। क्लियर है? ये बहुत इजी है।
नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्प्लाइसिंग कर लेंगे, ठीक है, वेयर वी आर कंबाइनिंग टू इंडेक्स